एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास में हम जर्नल एंट्री का सेकंड पार्ट करने वाले हैं, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमने ऑलरेडी ट्रिक वगैरह कवर कर लिया है। तो चलिए आज ये स्टार्ट करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो जर्नल एंट्री के अंदर हम कौन कौन सा कंटेंट कवर करने वाले हैं, इसमें फॉर्मेट के बारे में पढ़ेंगे और कैपिटल के बारे में, ड्राइंग, परचेज और इनके अलावा भी काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो हमने कवर करने हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो जर्नल एंट्री है आखिर वो है क्या। देखिए, जो जर्नल एंट्री है उनको प्राइमरी बुक्स भी कहते हैं, और प्राइमरी बुक्स कहने का जो रीज़न है वो ये है कि सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन होती है वो हम जर्नल एंट्री की फॉर्म में करते हैं। इसके बाद फॉर्मेट देख लेते हैं। फॉर्मेट के अंदर सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पे कितने कॉलम होते हैं। एक, 2, 3, 4 और लास्ट में है आपका 5। जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में 5 नंबर्स ऑफ कॉलम होते हैं। सबसे पहला है आपका डेट। जिस डेट को ट्रांजैक्शन क्रिएट हुई है हमें वही डेट यहाँ पे मेंशन करना होता है। पहले ईयर्स मेंशन कर देते हैं और उसके बाद मंथ वाइज यहाँ पे डेट डालते रहते हैं, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, इस तरीके से। और पर्टिकुलर्स के अंदर अकाउंट आता है, यानी कि किन अकाउंट्स को हमने डेबिट किया है और किन अकाउंट्स को हमने क्रेडिट किया है। टू का मतलब क्रेडिट होता है। तो पर्टिकुलर्स के अंदर बेसिकली जर्नल एंट्री ही आती है, और या फिर ऐसा भी कह सकते हैं किन अकाउंट को हमने डेबिट किया वो मेंशन करना होता है और जिनको क्रेडिट किया वो मेंशन करना होता है। इसके नीचे यहाँ पर एक नरेशन होती है। जो भी येलो कलर में सेंटेंस लिखा हुआ है इसको नरेशन बोलते हैं। लिख भी देता हूँ मैं, इसको नरेशन बोलते हैं। नरेशन बेसिकली इस वाली को, जो भी हमने ट्रांजैक्शन लिखी है, ठीक है, इसको बेसिकली क्या करती है, एक्सप्लेन करती हैं। नरेशन में यहाँ पे लिखा हुआ है बीइंग कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द ओनर, यानी कि बिजनेसमैन ने कैपिटल की फॉर्म में अमाउंट इन्वेस्ट किया है तो उसी के बारे में बता रहे हैं। तो नरेशन बेसिकली इस ट्रांजैक्शन को शॉर्ट समरी की फॉर्म में एक्सप्लेन करती है। बात तो सही है। LF का मतलब यहाँ पे पेज नंबर होता है कि किस पेज नंबर पे अगर हम इसको ढूंढते हैं तो लेजर फोलियो के अंदर कौन से पेज नंबर पे मिल जाएगा। और एक अमाउंट आपको डेबिट की फॉर्म में मिलेगा और एक अमाउंट आपको क्रेडिट की फॉर्म में मिलेगा। तो ये तो बेसिकली पूरा फॉर्मेट है जर्नल एंट्री का, और हम आगे सारी की सारी ट्रांजेक्शन करेंगे। एक एक चीज़ हम कवर करेंगे जर्नल एंट्री के चैप्टर में। मीनिंग क्या है, एंट्री को डेबिट या फिर क्रेडिट क्यों किया है, रीज़न क्या है, सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आता है कैपिटल का। कैपिटल कहते किसे हैं, तो कैपिटल की फॉर्म में आपको समझ जाना कि जब भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस के अंदर कैश की फॉर्म में पैसा लगाता है तो उस लगाए हुए पैसे को कैपिटल बोलते हैं। मीनिंग में लिखा भी हुआ है कि कैपिटल इज़ द मनी। कैपिटल वो मनी है, और कई बार असेट्स की फॉर्म में भी बिजनेसमैन लगाता है, ठीक है। वो पैसा या फिर वो असेट जो कि बिजनेसमैन ने लगाई है बिजनेस को रन करने के लिए, बिजनेस को ग्रो करने के लिए, या फिर बिजनेस के जो भी एक्सपेंसेस होने वाले डेली रूटीन के उन सभी को मीट करने के लिए, पेमेंट करने के लिए। तो जो भी पैसा लगाया है या फिर जो भी असेट्स लगाए हैं स्टार्टिंग के टाइम पर वो सभी कैपिटल की फॉर्म में कंसिडर किए जाते हैं। अब काफ़ी सारे बच्चों को ये भी डाउट्स आता है कि जो बिजनेसमैन है, यानी कि जो फर्म का मालिक है, ओनर है, वो सिर्फ पैसे की फॉर्म में कैपिटल लगा सकता है। ऐसा भी काफ़ी सारे बच्चों को लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर उसके पास कोई सोफ़ा है, एसी है, तो असेट्स की फॉर्म में भी बिजनेस में पैसा लगा सकता है, असेट्स की फॉर्म में भी कैपिटल लगा सकता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मीनिंग समझ लिया, डाउट हमने समझ लिया। अब आते हैं इसकी जनरल एंट्री पे। LIC वाली ट्रिक मैंने कराई हुई है प्रीवियस एंट्री में, जिसमें मैंने बताया कि कब कौन से अकाउंट को हमने डेबिट करना होता है, कब कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना होता है। ट्रेडिशनल अप्रोच से करोगे तो लेंथी मेथड बनेगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा और मेहनत भी ज़्यादा होगी। तो देखिए, जैसे बिजनेस के अंदर कैपिटल की फॉर्म में पैसा आया तो असेट्स कौन सी आई, कैश। और जब भी हमारी असेट्स इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, उसको डेबिट करते हैं। तो कैश अकाउंट को डेबिट करने का रीज़न आपको पता चल गया कि हमने कैश अकाउंट को डेबिट इसलिए किया है क्योंकि ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया और टू कैपिटल अकाउंट। हालांकि मैंने एक बार आपको पूरा फॉर्मेट बता दिया है कि नरेशन इस तरीके से करनी होती है, एक अमाउंट डेबिट का होता है, एक अमाउंट का क्रेडिट का होता है। अगर जनरल एंट्री के अंदर मैं किसी पार्ट को स्किप कर रहा हूँ, नरेशन नहीं लिख रहा हूँ, नरेशन को नहीं लिख रहा हूँ, तो आपको समझ जाना है कि मैं स्पेस की कमी की वजह से ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में वो लिखना है। हमें मेन यहाँ पर सीखना है कि किस अकाउंट को डेबिट करना होता है जनरल एंट्री में, किस अकाउंट को क्रेडिट करना होता है। अगर 1 लाख रुपये बिजनेसमैन ने लगाया कैपिटल की फॉर्म में, तो ऑब्वियसली 1 लाख से डेबिट करना है, 1 लाख से क्रेडिट करना है, तो उस पर तो कोई ज़्यादा मेहनत करने वाली नीड ही नहीं है।
लेकिन किस अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट करना है वो हमें समझना है। तो कैश अकाउंट को डेबिट किया और कैपिटल, देखिए कैपिटल बिजनेस के लिए होती है लाइबिलिटी, यानी कि जब भी बिजनेस के अंदर बिजनेसमैन कैपिटल की फॉर्म में पैसा लगाता है तो बिजनेस के सर पे एक ना टेंशन होती है कि वो बंदा कभी भी अपना पैसा मांग सकता है, तो बिजनेस के अंदर वो कैश अवेलेबल होना चाहिए 24 आवर्स, तो वो हमारी लाइबिलिटी होती है। और लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज कर रही है तो हम उसको क्रेडिट कहते हैं, और टू का मतलब यहाँ पर क्रेडिट ही होता है, ये हमने सीखा हुआ है। काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं अभी बिजनेसमैन का नेम क्यों नहीं आता, क्रेडिट द गिवर। अगर वो सोहन है, सोहन एंटरप्राइज है, तो सोहन एंटरप्राइज का नाम क्यों नहीं आया, तो इसका आंसर ये है कि बिजनेसमैन के अकाउंट्स में, बुक ऑफ अकाउंट्स में कभी भी बिजनेसमैन का नेम नहीं आता है। जो ये कैपिटल अकाउंट आपको दिख रहा है ना, ये कैपिटल अकाउंट अल्टीमेटली उस बिजनेसमैन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। शाबाश बेटा। कैपिटल अकाउंट किसने मेंटेन किया है, बिजनेस ने। किसके लिए मेंटेन किया है, बिजनेसमैन के लिए, और इसमें पैसा किसका है, बिजनेसमैन का ही पैसा रखा हुआ है। तो पहली एंट्री समझ में आई, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब देखिए अगर सेम एंट्री वो कैश की जगह चेक की फॉर्म में करता है, उसने बैंक में 5 लाख का चेक डाल दिया और बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो चेक से हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, तो हम यहाँ पर कैश अकाउंट को डेबिट ना करते हुए बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, और टू कैपिटल तो सेम रहेगा। तो कैश की फॉर्म में सीख लिया, बैंक की फॉर्म में सीख लिया, और असेट्स, अगर उसके घर पे पहले से ही कोई सोफ़ा, फर्नीचर या फिर एसी की फॉर्म में कोई भी काफ़ी सारी असेट्स हैं और उन असेट्स को बिजनेस के अंदर लेकर आता है, तो हम असेट्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अब इन तीनों चीज़ों में आपने एक चीज़ कॉमन देखी होगी कि तीनों हमारी असेट्स है, कैश भी असेट्स है, बैंक भी असेट्स है, और सोफ़ा, एसी, फर्नीचर ये भी हमारी असेट्स है। जब भी ये बिजनेस के अंदर आ रही है तो हमारी असेट्स बढ़ रही है, और तीनों में हमने इसी वजह से यहाँ पे इसको डेबिट किया है, और तीनों में हमारी कैपिटल लाइबिलिटी है और हमने इसको क्रेडिट किया है। तो ये एंट्री आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर बिजनेसमैन, अगर एग्जांपल आपको इस तरीके से गिवन है कि इंट्रोड्यूस कैपिटल 5 लाख, 3 लाख का हमें चेक है और 2 लाख का कैश, यानी कि इन दोनों अमाउंट से बिजनेसमैन ने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो ये दोनों हमारी कैपिटल की फॉर्म में है। अब चेक तो आपका बैंक बैलेंस को बढ़ा देगा, राइट, तो इसी वजह से हमने 3 लाख को डाला बैंक अकाउंट डेबिट में, और कैश हमारे पास ऑलरेडी 2 लाख है, तो कैश अकाउंट डेबिट और टू कैपिटल अकाउंट। और जब भी किसी एंट्री में एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट या फिर क्रेडिट होते हैं तो उसको कंपाउंड एंट्री बोलते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। यानी कि ऊपर वाली एंट्री में देखो एक अकाउंट डेबिट हो रहा था और एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा था, बैंक डेबिट हो रहा था, कैपिटल क्रेडिट हो रहा था, तो ये सिंपल एंट्री के अंदर आती है वाली चीज़ें। लेकिन अगर एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट और क्रेडिट होते हैं जैसे कि यहाँ पे दिखाया है, तो वो कंपाउंड एंट्री के अंदर आते हैं। तो हमने इस टॉपिक के अंदर सिंगल एंट्री, कंपाउंड एंट्री और जर्नल एंट्रीज को पास कैसे करना ये भी सीख लिया है। अगर यहाँ पर वो 1 लाख का सोफ़ा या फिर फर्नीचर या फिर एसी भी लेकर आता तो उसको भी डेबिट कर देते, एसी अकाउंट डेबिट टू 1 लाख, है ना। चलिए अब देखिए, जब बिजनेसमैन बिजनेस के अंदर पैसा लगाता है तो कैपिटल कहलाती है। अगर इसका इन्वर्स हम करते हैं, यानी कि बिजनेसमैन पैसा निकाल रहा है, तो उसको ड्राइंग्स कहते हैं। तो ड्राइंग्स के लिए यहाँ पे पहले 2 कंडीशन है, यानी कि ड्राइंग्स की डेफिनेशन फुलफिल करने के लिए यहाँ पे 2 बातें हैं। पहली बात तो कि निकालने वाला कौन है, ओनर। अगर ओनर ने पैसा निकाला है और अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है, यानी कि ये दोनों कंडीशन अगर यहाँ पर फुलफिल होती है तो ही हम बोलेंगे कि वो अमाउंट क्या कहलाएगा, ड्राइंग्स कहलाएगा। किसी एम्प्लॉय ने अगर पैसा निकाला है ऑफिस में से अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो चोरी वगैरह के अंदर आता है, वो ड्राइंग नहीं मानी जाएगी। यानी कि ड्राइंग की फैसिलिटी एक तो ओनर को मिलेगी, और जब भी वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अब काफ़ी सारे बच्चों को यहाँ पे डाउट आएगा कि ओनर का तो समझ में आ गया, पर्सनल यूज़ का और बताओ आप। पर्सनल यूज़ का मतलब है उसने ऑफिस के अंदर से कैश निकाला बिजनेस के अंदर से, और अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया, अपने बच्चे की ट्यूशन फीस पे कर दी, या फिर अपनी वाइफ को गिफ्ट दिला दिया, कोई भी अपना पर्सनल एक्सपेंडिचर किया जिससे अल्टीमेटली फर्म को कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है, जो कि उसका पर्सनल एक्सपेंडिचर था, उसको घर से पेमेंट करनी थी, लेकिन उसने बिजनेस के अंदर से वो पैसा निकाल लिया और अपने पर्सनल बेनिफिट में यूज़ कर लिया। तो ऐसी सिचुएशन में जो पैसा निकाला गया है ना, उसको तो ड्राइंग बोलना है। तो ड्राइंग का मीनिंग हमें अच्छे से समझ में आ गया कि बिजनेसमैन ने निकाला है, पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है, उसी को मिलता है। अब ऐसा क्यों,
अब इसके पीछे रीज़न सुनिए। मान लेते हैं बिजनेसमैन ने पैसा लगाया कैपिटल की फॉर्म में 1 जनवरी को यहाँ पे, ठीक है, या फिर 1 अप्रैल को लगाया, और पूरा अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट होने के बाद 31st, यानी कि ये पूरा अकाउंटिंग ईयर मान लेते हैं, ये आपका 1 अप्रैल है और ये आपका 31 और ये आपका 31 मार्च है। तो ये पूरा अकाउंटिंग ईयर पूरे 1 साल के बाद उसको प्रॉफिट मिलेगा, जिसमें से वो कुछ पेमेंट भी करेगा। तो अब क्या इस ईयर के बीच में, इस पूरे साल के बीच में उसको बर्थडे सेलिब्रेशन, एनिवर्सरी, अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट और भी रेंट की पेमेंट, कितने सारे एक्सपेंडिचर की पेमेंट उसको करनी पड़ सकती है। उन सभी एक्सपेंडिचर को वो होल्ड करके पूरे 1 साल तक के लिए नहीं रख सकता कि मैं आपकी पेमेंट 1 साल के बाद करूँगा। हो सकता है 1 मान जाए, 2 मान जाए, सभी तो नहीं मानेंगे ना कि रेंट की भी पेमेंट करनी है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट करना है। बात तो सही है। तो इस तरीके से तो बिजनेसमैन ये बोलता है कि मेरे को जब भी नीड होगी अपने पर्सनल एक्सपेंडिचर के लिए तो मैं बिजनेस के अंदर से पैसा निकाल सकता हूँ, ऐसा मेरे को राइट मिलना चाहिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और फर्म उसको राइट ये देती है कि ठीक है, आपको जब भी नीड होती है आप बिजनेस के अंदर से पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन उसकी हम रिकॉर्डिंग करेंगे। भले ही आप मालिक हो, भले ही आप ओनर हो, लेकिन फिर भी हम आपके अमाउंट, आपके थ्रू जो भी अमाउंट निकाला जा रहा है उसको ड्राइंग्स के नाम से हम रिकॉर्ड करेंगे। इस पर इंटरेस्ट भी लगता है, वो फिलहाल बाद की एंट्री हम करेंगे। तो ड्राइंग्स का मीनिंग समझ में आ गया। अब फिलहाल हम इस ड्राइंग्स की एंट्री समझते हैं। ये हमारा बिजनेसमैन है और इसने फर्म के अंदर से पैसा निकाल लिया, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़। तो ये आपको ज़रूर देखना है, तो पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है और निकालने वाला कौन है, बिजनेसमैन। तो पहली एंट्री देखिए, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। भाई ड्राइंग्स जब हमारी कैपिटल में से पैसा निकलेगा या फिर कैश की फॉर्म में बिजनेस में से पैसा निकलेगा तो कहीं ना कहीं हमारी असेट्स कम हो जाएगी, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक लॉस हो जाएगा, हमारी कैपिटल घट रही है। जैसे यहाँ पे लिखता हूँ, हमारी लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो हम क्रेडिट करते हैं और जब वो घटती है तो डेबिट करते हैं। और यहाँ पर फिलहाल हम कैपिटल की बात कर रहे थे। कैपिटल अगर बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं और जब घटती है तो डेबिट करते हैं। जैसे ही ड्राइंग्स किया, कैपिटल में से कुछ अमाउंट ड्राइंग्स की फॉर्म में निकाल लिया तो हमारी कैपिटल घट गई है, तो हमारा एक तरीके से लॉस हुआ है, तो इसको हमने डेबिट करना होता है। यही रीज़न है कि ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होती है। ड्राइंग्स एक तरह का लॉस है, ऐसा भी मान सकते हो कि जिसने हमारी कैपिटल की वैल्यू घटा दी या फिर असेट्स की वैल्यू गिरा दी तो हमारा एक लॉस है। तो ड्राइंग्स को डेबिट किया जाएगा। ड्राइंग्स को हमेशा डेबिट किया जाएगा हर केस में। अगर देखो उसने कैश निकाला है तो कैश को क्रेडिट कर दो, अगर उसने चेक के थ्रू पैसा निकाला तो बैंक बैलेंस गिर गया होगा तो बैंक को क्रेडिट कर दो, और अगर उसने कोई असेट्स लेकर चला गया अपने घर पे, कोई लैपटॉप था कोविड के टाइम पर अपने बच्चे के लिए लेकर चला गया स्टडी के लिए, तो वो असेट्स कम हो गई तो उस असेट्स को क्रेडिट कर दो। और कोई गुड्स लेकर चला गया है अपने ही बिजनेस के अंदर से, कोई शर्ट या फिर कोई बुक्स लेकर चला गया है तो उस परचेज को कम कर दो। यानी कि ड्राइंग्स कैश की फॉर्म में हो सकती है, बैंक की फॉर्म में हो सकती है, असेट्स की फॉर्म में हो सकती है, परचेज की फॉर्म में हो सकती है। 4 तरह की ड्राइंग्स हो सकती है और चारों के चारों केस में आपने ड्राइंग्स को डेबिट करना है, यहाँ पे डेबिट करना है, डेबिट डेबिट, यानी चारों केसेस में डेबिट करना है। क्यों? क्योंकि हमारा लॉस है और हमने जाना है कि डेबिट ऑल एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। नॉमिनल अकाउंट का रूल्स हमें पता है, तो डेबिट कर दिया। अब कैश हमारी असेट्स है, जब हमारी असेट्स बढ़ रही थी कैपिटल फॉर्म में पैसा आ रहा था तो हमने डेबिट किया था, लेकिन यहाँ पे घट रही है तो आप क्रेडिट कर दो। बैंक बैलेंस हमारा घट रहा है तो क्रेडिट कर दो, असेट्स घट रही है क्रेडिट कर दो, गुड्स भी हमारी घट रही है। जब गुड्स परचेज करते हैं यानी कि हमारा स्टॉक बढ़ता है तो डेबिट किया। अब वो गुड्स चली गई, 10 बुक थी, 4 बुक चली गई पर्सनल यूज़ के लिए, तो उस बुक्स को आपने क्या कर देना, क्रेडिट कर देना है। और उन बुक्स के लिए, उस गुड्स के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, परचेज। तो कैपिटल की एंट्री हमने सीख ली, ड्राइंग्स की चारों एंट्री सीख ली। अब बात करते हैं परचेज। सबसे पहले तो आपको समझना है कि जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं, यानी कि परचेज तो हम असेट्स भी करते हैं, परचेज हम गुड्स भी करते हैं, तो कभी तो हम परचेज अकाउंट ओपन करते हैं और कई बार जो पर्टिकुलर असेट्स अकाउंट ओपन करते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है? तो रीज़न सिर्फ इतना सा है कि आपको इंटेंशन समझना है कि जिस चीज़ को हमने इस इंटेंशन के साथ ख़रीदा है कि उसको कुछ टाइम के बाद पैकिंग करके या फिर मार्जिन ऐड करके उसको रीसेल करना है। अगर आपका ये इंटेंशन है कि उस गुड्स को रीसेल करना है तो वो आपकी परचेज अकाउंट में आएगी। और अगर आपने इस तरीके से चीज़ों को ख़रीदा है, एसी, सोफ़ा, असेट्स, फर्नीचर को ख़रीदा ताकि उनको बिजनेस के अंदर रिटेन करेंगे, उनसे
प्रोडक्टिव वाली एक्टिविटी कराएंगे, रिकॉर्ड्स मेंटेन कराएंगे, मशीनों को ऑपरेट कराया जाएगा, एग्जीक्यूशन कराया जाएगा, तो ये सभी चीज़ें असेट्स की फॉर्म में आ जाएगी। तो फिलहाल गुड्स की बात करते हैं। तो गुड्स की डेफिनेशन क्या हुई, जिसको हमने खरीदा है रीसेल के इंटेंशन से, तो उसके लिए परचेज अकाउंट ओपन करेगा। अब देखिए, हम गुड्स जो है कैश की फॉर्म में भी परचेज कर सकते हैं, हम गुड्स यहाँ पर कैश की फॉर्म में भी परचेज कर सकते हैं और क्रेडिट की फॉर्म में भी परचेज कर सकते हैं। कैश का यानी कि हमने साथ के साथ पेमेंट कर दिया, और क्रेडिट में यानी कि उधार में, यानी कि हम जो कुछ मंथ बाद या फिर कुछ वीक के बाद पेमेंट यहाँ पर करते हैं बेसिकली क्रेडिट के अंदर। तो कैश की अगर आपसे ट्रांजैक्शन पूछते हैं तो आपने क्या लिखना, परचेज अकाउंट डेबिट। जैसे मैंने यहाँ पे अकाउंट नहीं लिखा स्पेस की वजह से, लेकिन आपको इतना हैबिचुअल हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। भाई देखिए, परचेज है हमारा एक्सपेंडिचर, और जब भी हमारे एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो हम करते हैं डेबिट। ये कहाँ पे लिखा है, ट्रिक में लिखा हुआ है, मॉडर्न अप्रोच में लिखा हुआ है। और अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच के थ्रू जाना चाहते हो तो वो भी लिखा है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। कि जब भी एक्सपेंडिचर होता है तो डेबिट करो, और जब भी एक्सपेंडिचर बढ़ते तो डेबिट करो। परचेज किया, अब यहाँ पर भी ना काफ़ी सारे बच्चों को डाउट होता है कि जो परचेज हमने किया है वो तो अल्टीमेटली गोडाउन में जाने के बाद स्टॉक बन जाएगा। वो स्टॉक बनेगा ईयर के एंड में, असेट्स में आएगा, बैलेंस शीट में आएगा। लेकिन परचेज के टाइम पर तो हमने पेमेंट किया है, पेमेंट किया तो एक्सपेंडिचर हुआ है, तो फिलहाल के लिए हम जो इसको एक्सपेंडिचर ही ट्रीट करेंगे। तो परचेज किया, एक्सपेंडिचर हो तो डेबिट किया। अब जो हमारी कैश है ये है हमारी असेट्स, और जब भी बिजनेस के अंदर से असेट्स कम होती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। यही रीज़न है कि हमने परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश किया। बेसिक लेवल से सीखेंगे, एक एक रीज़न समझते जाएंगे कि क्यों हमने इसको डेबिट किया और क्यों हमने क्रेडिट किया। ठीक है जी, जब हमने क्रेडिट में गुड्स परचेज की होगी, ठीक है, तो एक्सपेंडिचर तो वहाँ पर भी है, परचेज अकाउंट ओपन किया हमने, यानी कि आप कैश में पेमेंट कर रहे हो या फिर पेमेंट क्रेडिट में कुछ टाइम के बाद करोगे, दोनों ही सेम में, दोनों ही सिचुएशन में हमारा परचेज अकाउंट तो डेबिट होगा। ठीक है, यहाँ पर आपसे कैश चला गया है इसलिए हमने इसको क्रेडिट किया, और यहाँ पर आपकी एक लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। आपने जब पेमेंट किया ही नहीं सामने वाले बंदे को, तो आपकी एक लाइबिलिटी नहीं बढ़ जाएगी, फ्यूचर में आपने उसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो जब भी क्रेडिट में परचेज करते हैं तो सामने वाला जो पर्सन है वो हमारा बन जाता है क्रेडिटर, और क्रेडिटर होती है एक लाइबिलिटी, और एक लाइबिलिटी बढ़ने की वजह से हम इसको क्रेडिट करते हैं। जैसे यहाँ पर हमारी कैपिटल आई थी बिजनेस के अंदर, तो कैपिटल को हमने क्रेडिट किया था। ये रीज़न क्या था कि हमारे ऊपर एक टेंशन है, एक लाइबिलिटी बढ़ रही है कि बिजनेसमैन कभी भी बिजनेस के अंदर से पैसा निकाल सकता है। सेम चीज़ यहाँ पर है कि जो भी हमने पेमेंट फ़िलहाल अभी नहीं की उस क्रेडिटर को, कभी ना कभी तो पेमेंट करनी है फ्यूचर में, तो हमारे ऊपर एक टेंशन आ गई, उसी टेंशन को क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी, और एक लाइबिलिटी बढ़ने की वजह से हमने इसको क्रेडिट किया है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि गुड्स को परचेज करते हैं कैश की फॉर्म में तो क्या एंट्री करनी है, और जब गुड्स को परचेज करते हैं उधार या फिर क्रेडिट की फॉर्म में तो क्या एंट्री करते हैं। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने कुछ की पेमेंट कर दी है और कुछ जो उधार रख लिया है, तो ऐसे में आती है आपकी कंपाउंड एंट्री। देखिए कंपाउंड एंट्री क्या कहती है, परचेज किया आपने 2 लाख का, तो गुड्स आपके पास कितनी आई, 2 लाख की, तो गुड्स आई गई है ना, डजेंट मैटर कि आपने कैश में पेमेंट किया फिर उधार किया, गुड्स तो 2 लाख की आ गई है, तो आपने इसको डेबिट कर देना है। ठीक है, और जो हमने कैश की फॉर्म में पेमेंट की 1 लाख की, टू कैश कर दो, क्योंकि हमारी जो असेट्स है वो 1 लाख से कम हो गई होगी पेमेंट की। मान लेते हमारे पास 5 लाख कैश की फॉर्म में था, 1 लाख की पेमेंट कर दी तो 4 लाख बचा, असेट्स कम होगी ना 1 लाख से, तो उसको आपने क्रेडिट कर देना है। तो यहाँ पर तो रीज़न है कि भाई आपकी असेट्स कम हो गई, और यहाँ पर रीज़न है कि आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई। तो जब भी हमारी असेट्स कम होती है फिर लाइबिलिटी बढ़ती है, हम हमेशा क्रेडिट करते हैं। कैश कम हुआ है तो आपने कैश लिख दिया, और यहाँ पे लाइबिलिटी जो बढ़ी है उसका नाम क्या, क्रेडिटर्स है उस पार्टी का नाम, तो आपने उसको क्रेडिटर्स को क्रेडिट कर दिया। और अगर आप ध्यान से देखते हो इन तीनों एंट्री को, देखिए परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। यहाँ पर कैश में पेमेंट थी तो कैश को क्रेडिट किया, यहाँ पर पेमेंट की नहीं थी तो लाइबिलिटी को क्रेडिट किया, और यहाँ पर दोनों को कर दिया क्योंकि आधी पेमेंट की है और आधी से ड्यू रहता है। ठीक है, परचेज के साथ साथ अगली जो ट्रांजैक्शन हमें सीखनी है वो रिटर्न की। अगर सामने वाला पर्सन गुड्स रिटर्न कर देता है, रीज़न कुछ भी हो सकता है, हमने टाइम पे डिलीवर नहीं किया गुड्स को मैन्युफैक्चर करके, या फिर सामने वाले ने जितनी क्वांटिटी में भेजा था उतनी क्वांटिटी में नहीं पहुंचा है, या फिर डिफेक्टिव माल चला गया है,
या फिर जो हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया था अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्शन उतनी क्वालिटी के अकॉर्डिंग हम जो गुड्स को डिलीवर नहीं कर पाए, कुछ भी रीज़न हो सकता है, डिफेक्टिव, डिले, टाइम डिलीवरी, कुछ भी। तो अगर कैश की फॉर्म में हमने परचेज किया तो इसको रिटर्न करना है, तो आपने इस एंट्री को रिवर्स कर देना है। कैश यहाँ पे क्रेडिट था तो कैश को आपने यहाँ पे डेबिट कर देना है, परचेज यहाँ पे डेबिट था तो परचेज को यहाँ पे क्रेडिट कर देना है। बस एक अंतर है, एक डिफरेंस है, वो ये कि इस बार इस परचेज के साथ रिटर्न लग जाएगी। जब गुड्स में आग लगती है लॉस बाय फायर के टाइम, तब भी हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट करते हैं क्योंकि हमारी गुड्स कम हो जाती हैं। तो यहाँ पे गुड्स बढ़ गई तो डेबिट किया, यहाँ पे गुड्स घट गई तो क्रेडिट किया। लेकिन आपको बताना पड़ेगा ना कि ये गुड्स जो है रिटर्न की वजह से घटी है, कि हमने 1 लाख की गुड्स परचेज की तो और 80,000 की हमने रिटर्न कर दी हैं। तो रिटर्न वर्ड आपको मेंशन करके दिखाना होगा कि ये लॉस बाय फायर या फिर किसी और की वजह से कम नहीं हुई है, सिर्फ गुड्स रिटर्न की वजह से हुई है। तो बेसिकली इस एंट्री को बस आपने रिटर्न कर देना होता है, रिवर्स कर देना होता है और परचेज के साथ रिटर्न जोड़ देना होता है। ऐसे यहाँ पे परचेज को डेबिट किया था तो यहाँ पे परचेज को क्रेडिट कर देना है और बस यहाँ पे रिटर्न जोड़ देना है। यहाँ पे क्रेडिटर को हमने जो क्रेडिट किया था, अब रिवर्स के टाइम पर इसी अमाउंट को हम डेबिट कर देंगे, यानी कि क्रेडिटर को हम जो क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो ये हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया। तो कैपिटल, ड्राइंग, परचेज, क्रेडिट, परचेज, रिटर्न, दोनों एंट्री हम कर चुके हैं। इसके बाद है फिक्स असेट्स। गुड्स की फॉर्म में अगर हम चीज़ों को परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट को डेबिट करना है, और अगर आपने कोई असेट्स परचेज किए हैं, मान लेते हैं आपने कोई कंप्यूटर, एसी, फर्नीचर, सोफ़ा, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कोई भी असेट्स आपने परचेज किए हैं, तो उस टाइम पे आपने उसी पर्टिकुलर असेट्स को आपने डेबिट करना है। मान लेते हैं फिक्स असेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, हमने पेमेंट जो बैंक के थ्रू किया, चेक के थ्रू किया, तो हमारा असेट्स कम हो जाएगा, और जब भी असेट्स कम होती है हमने क्रेडिट करना होता है। और या फिर ट्रेडिशनल अप्रोच के थ्रू आप ऐसे भी समझ सकते हो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिजनेस से जब भी असेट्स की फॉर्म में कुछ भी जाता है, कैश जा रहा है, चेक जा रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग जा रहा है, फर्नीचर जा रहे हैं, तो आपने उसको क्रेडिट करना होता है। ये बात कहाँ पर लिखी है, ये हमारे ट्रेडिशनल रूल के अंदर लिखी हुई है। और अगर आपको उस असेट्स का नेम मेंशन है तो कंप्यूटर अकाउंट को डेबिट कर दोगे, और अगर सिर्फ लिखा है परचेज ऑफ फिक्स असेट्स तो आपने उसी फिक्स असेट्स के नाम से अकाउंट बना देना है और उसको क्या कर देना है, आपने उसको डेबिट कर देना है। ठीक है, अब गुड्स हमने परचेज किया, असेट्स हमने परचेज किए, तो कभी ना कभी उस पर डेप्रीसिएशन भी लगेगा। मान लेते हैं हमने एक कंप्यूटर खरीदा 50,000 का, ठीक है, और आने वाले 5 साल के बाद हमने उसको यूज़ कर लिया, यानी 5 साल तक हमने उसको यूज़ कर लिया है, ठीक है। अब उसमें पैसेज ऑफ टाइम, वियर एंड टीयर, अमोर्टाइजेशन या फिर काफ़ी सारी चीज़ें होती है जिससे उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है। मार्केट में नए नए कंप्यूटर आ गए हैं, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, रैम बढ़ गया है, ठीक है, आई प्रोसेसर ज़्यादा आ गया है, तो उनकी वैल्यू कम हो गई। या फिर हमने उसको जो है काफ़ी टाइम से यूज़ करते आ रहे, तो अब ऐसा तो है नहीं कि 50,000 का हमने एक लैपटॉप खरीदा था और वो ज़िंदगी भर ही 50,000 का रहेगा। 5 साल बाद कुछ तो उसकी वैल्यू कम होगी, तो जो वैल्यू कम होती है ना उसको बोलते हैं डेप्रीसिएशन। तो आपने एक तो मीनिंग समझ लिया कि जब भी हमारी किसी असेट्स की वैल्यू कम होती है, उसकी वैल्यू में गिरावट आती है, याद रखना हमेशा असेट्स बोल रहा मैंने, गुड्स की वैल्यू गिर रही है या फिर आपकी कैश की वैल्यू गिरी है, उनकी बात नहीं कर रहा मैं। फिक्स असेट्स की, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, सोफ़ा, एयर कंडीशनर, इनकी बातें कर रहा हूँ मैं। तो जब भी आपकी असेट्स की वैल्यू गिरती है तो उसको डेप्रीसिएशन बोलते हैं। अब ये हमारी असेट्स की वैल्यू को गिरा रहा है, तो ये एक तरह से क्या हुआ, लॉस हुआ। और ट्रेडिशनल अप्रोच में लिखा हुआ है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो जब भी आपको नुकसान होता है आपने डेबिट करना होता है, तो डेप्रीसिएशन अकाउंट को हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया है, इस वजह से, ठीक है। तो डेप्रीसिएशन अकाउंट को हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया है। और अगर आप मॉडर्न अप्रोच के थ्रू समझना चाहते हो तो वहाँ पे लिखा है कि जब भी फर्म के अंदर लॉस होता है, लॉस क्रिएट होता है, तो आपने डेबिट करना होता है। सेम सही है यहाँ पे ये वाला। तो अगर हमने 10,000 से उसकी वैल्यू गिर गई है तो आपने 10,000 से डेबिट कर देना है, 10,000 से क्रेडिट कर देना है। और ये जो डेप्रीसिएशन है किस पे चार्ज होता है, ये चार्ज होता है फिक्स असेट्स पे। यानी कि अगर कंप्यूटर पे लगा तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर लिख देना है। लैंड एंड बिल्डिंग पे लिखा है तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग लिख देना है। एसी पे लगा है तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एयर कंडीशनर लिख देना। यानी डेप्रीसिएशन को डेबिट करना है और जिस भी असेट्स पे लगा है उसको आपने क्रेडिट कर देना है। अगर इसका रीज़न जानना है, भाई हमारी असेट्स की वैल्यू कम हो जाएगी ना,
एग्जाम्पल की फॉर्म में समझते हैं कि अगर 1 लाख का हमने कंप्यूटर खरीदा है और आज उसकी कीमत 40,000 रुपये रह गई है, तो 60,000 से उसकी वैल्यू घट गई है, ठीक है। तो हमारी असेट्स की वैल्यू जब भी घटती है, जब हम पेमेंट करते हैं तब भी हमारे पास से कैश चला जाता है ना। तो अब हम क्रेडिट करते हैं, असेट्स की वैल्यू घट रही है, और डेप्रीसिएशन लगने से इसकी वैल्यू में गिरावट आ रही है, तो भी हम इसको क्रेडिट करेंगे। यानी कि जब भी गोल्डन रूल है कि जब भी आपकी असेट्स की वैल्यू कम होती है तो उसी पर्टिकुलर असेट्स को आपने क्रेडिट कर देना है। अब बात करते हैं सेल ऑफ असेट्स। हालांकि यहाँ पे 2 केसेस बन सकते हैं कि आपने जो है उसको प्रॉफिट में सेल किया है, कई बार प्रॉफिट में भी सेल हो जाता है और कई बार लॉस में भी। तो फिलहाल अभी बेसिक चीज़ें हम करें, इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे। तो आपको यहाँ पे बेसिक सा समझना है कि जब हमने असेट्स को परचेज किया था, ऐसे दिखाता हूँ मैं आपको, हाँ जी, जब हमने असेट्स को परचेज किया था तो हमने पेमेंट बैंक के थ्रू की थी, तो बैंक क्रेडिट किया था। यानी असेट्स को परचेज किया तो बैंक से पेमेंट गई, और जब असेट्स को सेल किया है तो चेक के थ्रू बैंक में पेमेंट आ गई या फिर कैश में पेमेंट आ गई। तो परचेज के टाइम पर बैंक जाएगा, क्रेडिट होगा, तो सेल के टाइम पर बैंक डेबिट होगा। इसको रिवर्स भी कर सकते हो। और ऊपर फिक्स असेट्स अकाउंट डेबिट है तो नीचे फिक्स असेट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। या तो आपने इस वाली एंट्री का रिवर्स कर देना है, ऐसे आप समझ सकते हो, ठीक है, ऊपर वाली परचेज वाली का। या फिर अगर आपको इंडिविजुअल समझना है, किसी से कनेक्ट करके नहीं समझना है, तो आप ऐसे समझो कि जब हमने असेट्स को सेल किया होगा, जब हमने असेट्स को यहाँ पर सेल किया होगा तो क्या हमारे पास पैसा नहीं आया होगा। अगर हमारे पास कैश की फॉर्म में पैसा आया, सामने वाली पार्टी ने कैश दिया तो कैश को डेबिट कर देना है, सामने वाली पार्टी ने चेक दिया तो बैंक को डेबिट कर देना है। क्यों? कैश दिया तो हमारा कैश इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट कर दो, और चेक दिया है तो वो चेक अल्टीमेटली बैंक में जाएगा और हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा तो हमने बैंक को भी डेबिट कर देना है। दोनों का रीज़न समझ में आया। और फिक्स असेट्स को क्रेडिट करने का रीज़न ये है कि जब हमने परचेज किया था तो फिक्स असेट्स बड़ी थी, भाई 4 मशीनें थी, एक और मशीन खरीद ली तो फिक्स असेट्स को डेबिट कर दिया। अब 4 मशीनों में से एक मशीन जा रही है, एक कंप्यूटर जा रहा है, एक असेट जा रही है, तो उसको हमने क्रेडिट कर देना है। असेट्स बढ़ती है तो डेबिट, असेट्स घटती है सेल की फॉर्म में तो आपने उसको क्रेडिट कर देना है। इसके बाद 7th वाली ट्रांजैक्शन देखते हैं, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। सबसे पहले आपको समझ जाना है कि जब भी हम कैश डिपॉजिट करते हैं या फिर कैश विड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर कैश और बैंक का इन्वॉल्वमेंट होता है। यानी कि हमने डिपॉजिट किया तो क्या हो जाएगा, हमारे बैंक में प्लस हो जाएगा और कैश में माइनस हो जाएगा। भाई हमारे पास से कैश चला जाएगा और बैंक में जाके सबमिट हो जाएगा तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। विड्रॉन में क्या होगा कि हमने बैंक से पैसा निकाल लिया तो जो बैंक का बैलेंस है वो तो घट जाएगा, और बैंक से पैसे निकालने के बाद हमारे हाथ में कैश आ जाए तो कैश बैलेंस बढ़ जाएगा। तो जब भी बैंक और कैश का इन्वॉल्वमेंट होता है किसी भी ट्रांजैक्शन में तो सबसे पहले तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। ये समझना है आपको, इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है। तो आपने बेसिकली बोलना है कि कैश और बैंक का जहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है, जब भी हम डिपॉजिट करते हैं बैंक में तो वो कॉन्ट्रा एंट्री है, बैंक से कैश की फॉर्म में पैसा निकालते हैं तो वो कॉन्ट्रा एंट्री है। तो देखिए बैंक, अब यहाँ पर दोनों असेट्स हैं। अब बच्चे बोलते हैं कि अब एक असेट्स थी, एक पार्टी थी, वहाँ पर तो समझ में आता है, तो दोनों ही असेट्स हैं। तो भाई जो भी आपकी असेट्स बढ़ रही है आपने उसको डेबिट कर देना। बैंक यहाँ पर बढ़ रहा है तो बैंक ने आपने डेबिट कर देना है, ठीक है। और जो दूसरी वाली असेट्स हैं, डिपॉजिट करने के बाद आपके पास से कैश चला जाएगा, कैश कम हो जाएगा, तो जो भी असेट्स आपकी घट रही है आपने उस असेट्स को क्रेडिट कर देना है। टू का मतलब क्रेडिट ही होता है। लॉजिक क्या दिक्कत है यहाँ पर। सेकंड देखिए, जब हमने बैंक से विड्रॉ किया होगा पैसा तो हमारे पास कैश की फॉर्म में पैसा आ गया होगा और हमने उसको डेबिट कर देना है, क्योंकि जब भी असेट्स बढ़ती है तो डेबिट करते हैं। और पैसा निकालने के बाद बैंक वाली जो असेट्स है, यानी हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया होगा तो हमने उसको क्रेडिट कर देना है। बढ़ा तो डेबिट, लेकिन यहाँ पे सिर्फ असेट्स के रिगार्डिंग है ये रूल कि असेट्स इंक्रीज हो रही तो डेबिट, डिक्रीज हो रही तो क्रेडिट, और जो भी इंक्रीज हो रही उसी पर्टिकुलर असेट में डेबिट या क्रेडिट करना है। इसके बाद एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस हालांकि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, बट फिलहाल इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे, अभी हमारा स्टार्टिंग है, इंट्रो, तो बेसिक चीज़ें करेंगे हम। तो एक्सपेंसेस जब भी हमने बिजनेस को रन करने के लिए बेसिकली डेली एक्सपेंसेस जो रूटीन एक्सपेंडिचर पे किए हैं तो उन सभी को एक्सपेंसेस बोलते हैं। एग्जांपल की फॉर्म में ले लो कि हमने रेंट की पेमेंट की, हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट की, या फिर हमने कोई कमीशन पे किया, ये सारे के सारे एक्सपेंडिचर हमारे। हमने स्टाफ की सैलरी पे की, तो बेसिकली सारे के सारे एक्सपेंडिचर है जो कि हमें एक पर्टिकुलर टाइम के बाद करने होते हैं और ये रिपीटिशन मोड पे होते रहते हैं। सैलरी पर मंथ जा रही है, रेंट पर मंथ जा रहा है, कमीशन क्वार्टरली पेमेंट कर रहे हैं, कमीशन आता भी है, कमीशन जाता है। फिलहाल यहाँ पे मैं पेमेंट की बात कर रहा हूँ।
तो एग्जाम्पल समझ लिया, मीनिंग समझ लिया, अब एंट्री समझ लेते हैं कि जब भी ट्रेडिशनल रूल कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, साफ लिखा है कि जब भी आपको कोई एक्सपेंसेस दिखता है फॉर्म के अंदर, आपने उसको डेबिट कर देना है, ठीक है। और जो हमारी LIC वाली ट्रिक है उसमें लिखा है कि जब भी आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो आपने डेबिट करना है, बिल्कुल सेम है। मान लेते हैं हमने अभी तक यहाँ पर कोई भी अमाउंट की फॉर्म में हमने रेंट वगैरह नहीं दिया था, अब हमने 5000 का दे दिया तो हमारे इंक्रीज़ हो गए ना, कि इससे पहले तक तो हमें कोई भी एक्सपेंसेस की पेमेंट नहीं करनी पड़ी थी, परचेज़ किया था, लेकिन यहाँ पे करना पड़ रहा है, तो आपने डेबिट कर देना है। और जो भी आपने कैश की फॉर्म में पेमेंट किए हैं तो आपकी ये वाली असेट्स कम हो गई होगी, और जो भी हमारी असेट्स कम होती है उसको आपने क्रेडिट करना होता है। ये हमने कर दिया, असेट्स को क्रेडिट, ये रीज़न है 2। चलिए, इसके बाद है इनकम। अगर एक्सपेंसेस रेंट की फॉर्म या फिर कैश की फॉर्म में जाता है तो इनकम कैश या फिर चेक की फॉर्म में आती है, यानी कि इनफ्लो ऑफ मनी लिख सकते हो कि जब भी कोई पैसा आपके पास बिजनेस में आ रहा है, चाहे वो इनकम, चाहे आपको कमीशन की फॉर्म में आ रहा है, कैपिटल की फॉर्म में आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट की फॉर्म में आ रहा है, डिविडेंड की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, तो उन सभी इनकम्स को आपने बेसिकली क्रेडिट करना है। रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, वहाँ पे रेंट पेड था, तो पैसा हमारे पास असेट्स की फॉर्म में आ रहा है, कैश की फॉर्म में, तो हमने कैश को डेबिट कर देना है और उस पर्टिकुलर इनकम का नाम कर देना है। देखिए, एक्सपेंडिचर हमेशा डेबिट होते हैं, इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। एक तो ये बात आपने याद रखनी है। चीज़ों को जब कनेक्ट करके सीखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। इंडिविजुअली अगर याद करोगे, आगे भी कुछ नहीं है पीछे भी कुछ नहीं, तो शायद जो है उसको भूलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो एक्सपेंसेस को हमेशा डेबिट करते हैं तो इनकम को हमेशा क्रेडिट करेंगे, और एक्सपेंसेस कैश की फॉर्म में जा रहा है तो क्रेडिट किया, और इनकम की फॉर्म में कैश आ रहा है तो डेबिट किया हमने। बस इतना से समझना। यहाँ पर हमारे कैश हमारे हाथ में अगर आया होगा इनकम के बाद तो हमारी असेट्स बढ़ गई होगी। कौन सी असेट्स? कैश वाली। और जब भी असेट्स बढ़ती है तो हमने डेबिट करना होता है। पेमेंट की फॉर्म में हमारे पास से कैश चला गया है, हमारे यहाँ पर असेट्स घट गए हैं। अगर इंक्रीज़ हुआ था तो डेबिट किया था, डिक्रीज़ हुआ तो क्रेडिट किया, सारा कनेक्टेड है एक दूसरे से। फिलहाल ये फर्स्ट वीडियो थी जर्नल एंट्री की LIC ट्रिक के बाद, जिसमें मैंने आपको कुछ बेसिक एंट्रीज़ कराई कि आपने इस तरीके से जो सभी एंट्रीज़ को करना है। एग्ज़ाम में कोई ज़्यादा टफ एंट्री नहीं आएगी, बिल्कुल ऐसे ही ये सभी एंट्रीज़ आएंगी, तो आपने बड़े ही ध्यान से करना है। चीज़ों को कनेक्ट करके आपने सीखना है। चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट करके सीखोगे तो ज़्यादा आसानी होगी। और आप ट्रेडिशनल अप्रोच को भी फॉलो कर सकते हो कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, या फिर डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, या फिर डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये जो बड़े बड़े रूल्स हैं ट्रेडिशनल अप्रोच के, ये भी कर सकते हो। और अगर आपको इसमें डिफ़िकल्टी होती है तो आप बेसिकली ये वाली ट्रिक भी कर सकते हो जो कि मैंने कल आपको सिखाई थी, कि पूरे बिजनेस को हमने 5 एलिमेंट में बांट दिया है, ठीक है। लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल, जब भी ये तीनों चीज़ें इंक्रीज़ होती है आपने क्रेडिट कर देना है, जब भी ये डिक्रीज़ होती है डेबिट करना है। कैपिटल के फॉर्म में पैसा आया था, हमारी लाइबिलिटी टेंशन बढ़ गई तो हमने क्रेडिट किया था। यहाँ पे पता चल गया रीज़न। एक्सपेंसेस क्रिएट हुए थे, हमने रेंट की फॉर्म में एक्सपेंडिचर दिया था तो डेबिट किया था, ठीक है। और जब भी हमारे पास इनकम आई थी तो हमने क्रेडिट किया था। सब कुछ लिखा हुआ है, सारा के सारे ट्रांजैक्शन इन्हीं 5 एलिमेंट्स के अंदर आपने कवर कर देने हैं। किसी बच्चे को डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।